हेलो। और इस शानदार एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम क्या करने वाले हैं। हम उस भारी भरकम और बोरिंग ऐतिहासिक डेटा को ना एक एकदम स्मार्ट और सटीक स्टडी रोड मैप में बदलने वाले हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधे हाई एजुकेशन के उन पैटर्न्स को डिकोड करेंगे जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट देखते हैं आज का हमारा एजेंडा क्या है। हम कवर करेंगे प्राचीन विश्वविद्यालय, आज़ादी से पहले का शिक्षा का कालक्रम, आज़ादी के बाद के प्रमुख आयोग, संस्थाओं की भूमिकाएं और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के दिन की एकदम सॉलिड स्ट्रैटेजी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी शिक्षा की जड़ों की, यानी प्राचीन विश्वविद्यालयों की। अब आप तो जानते ही हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली एग्जामिनर्स के लिए सवालों की एक सोने की खान है। जरा इस सवाल को देखिए, बहुत ही फेमस सवाल है। कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय तांत्रिक बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? ऐसे स्पेसिफिक पैटर्न्स को तुरंत पहचान लेना ही एग्जाम क्लियर करने की असली चाबी है। इसका जो सही जवाब है वो सीधे तौर पर हमारे एक बहुत ही ऐतिहासिक विश्वविद्यालय से जुड़ा है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये कि ऑप्शंस में नालंदा और विक्रमशिला को अक्सर एक साथ रखकर कंफ्यूज किया जाता है। पर याद रखिए, विक्रमशिला ही वो जगह थी जो तांत्रिक बौद्ध धर्म का सेंटर थी, जिसे बिहार में पाल राजवंश ने बनवाया था। तक्षशिला को तो हम महान विद्वान पाणिनि और चाणक्य के केंद्र के रूप में जानते ही हैं। उज्जैन एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान के लिए बहुत फेमस था। और एक कमाल का फैक्ट बताऊं, नालंदा और विक्रमशिला दोनों में ही 6 कॉलेज हुआ करते थे और इनके बीच विचारों का बहुत गहरा आदान प्रदान होता था। अब बात करते हैं मैच द फॉलोइंग की। पाणिनि का कनेक्शन ग्रामर से है और भास्कर का एस्ट्रोनॉमी से। लेकिन एग्जाम प्रेशर में इसे याद कैसे रखें? देखिए, इसके लिए एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। जीवक शब्द को ध्यान से सुनिए। ये जीने या जीवन जैसा साउंड करता है ना, और जीवन जीने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? ऑब्वियसली मेडिसिन की। बस इस तरह आप जीवक को सीधे मेडिसिन से जोड़कर हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, स्वतंत्रता पूर्व का शिक्षा कालक्रम। 1857 से 1922 के बीच का जो टाइम था ना, वो शिक्षा के इतिहास में बहुत ही हलचल भरा रहा है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1857 में लंदन मॉडल की तर्ज पर बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में यूनिवर्सिटीज बनी। लेकिन यहाँ कैच क्या है? कैच ये है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी पर उस वक्त इतना ज्यादा बोझ पड़ गया था कि उसे कम करने के लिए स्पेशली 1882 में लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। उसके बाद 1887 में इलाहाबाद और फिर 1922 आते आते दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शिक्षा के ढांचे को पूरी तरह बदल दिया। अब ये टेबल देखिए। ये टेबल लिटरली आपको आज़ादी से पहले के उन सारे कमीशंस के बीच का फर्क एक सेकंड में समझा देगी, जिनमें हम अक्सर अटक जाते हैं। जैसे 1854 का फोकस लॉ और इंजीनियरिंग को बढ़ावा देना था, जबकि 1917 का सैडलर आयोग पूरी तरह से कलकत्ता यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर फोकस था। हंटर और हर्टोग के बीच का अंतर भी आप यहाँ एकदम क्लियरली देख सकते हैं। सर चार्ल्स वुड का 1854 का वुड्स डिस्पैच, इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम सेट करने वालों को इस मैग्ना कार्टा वर्ड से कुछ ज्यादा ही प्यार है। इस पर सवाल आना पक्का समझो। और एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि इसे 1904 के इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट से कंफ्यूज कर देते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, स्वतंत्रता पश्चात आयोग, जो कि बहुत ही हाई वेटेज टॉपिक है। आज़ादी के बाद का दौर पॉलिसीज के लिहाज से एक मेजर वेटेज एरिया है। इस टाइमलाइन को देखें, एक कैसा क्लियर फ्लो दिख रहा है। 1948 में राधाकृष्णन आयोग के शुरुआती सुधारों से लेकर बीच में 1952 का मुदालिया और 1964 का कोठारी आयोग, और फिर सीधे 2005 के नेशनल नॉलेज कमीशन तक। ये दिखाता है कि आज़ाद भारत में हमारा एजुकेशन सिस्टम कितनी तेजी से इवॉल्व हुआ है। अब ये स्लाइड आपको फ्री के मार्क्स दिला सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ कमीशंस के दूसरे नाम यानी निकनेम्स दिए गए हैं। जैसे राधाकृष्णन आयोग को ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहा जाता है और मुदालियर को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अक्सर एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्हीं दूसरे नामों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको ये नाम याद है तो समझो आपके मार्क्स पक्के। ये 2 नंबर्स अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, 50 और 1500।
2005 के नेशनल नॉलेज कमीशन, जिसके चेयरमैन सैम पित्रोदा थी, उन्होंने एक बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट सेट किया था कि 2015 तक देश में 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज और टोटल 1500 यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए। ये वो स्टैटिस्टिकल डेटा है जो सीधे एग्जाम में हिट करता है। अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, संस्थागत भूमिकाएं और उनके एब्रिविएशंस। हायर एजुकेशन में ना एब्रिविएशंस यानी शॉर्ट फॉर्म्स की भरमार है। यहाँ एनसीटी। नमस्कार, भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हम भारत की शिक्षा प्रणाली के पूरे ऐतिहासिक और प्रशासनिक ढांचे को डिकोड करेंगे। किसी भी देश का भविष्य उसकी शिक्षा प्रणाली पर टिका होता है ना, और भारत के मामले में इसका विकास अपने आप में एक जबरदस्त कहानी है। अब इतिहास को समझना सिर्फ तारीखें रटने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की आधुनिक नीतियां कल की सफलताओं और गलतियों की नींव पर ही खड़ी हैं। अगर हम इन ऐतिहासिक और प्रशासनिक तथ्यों को एक बार अच्छे से समझ लें तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए, आज का ये पूरा फोकस हमारी परीक्षा की तैयारी और इन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लेने पर होगा। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के हमारे इस एजेंडे में क्या क्या शामिल है। हम 5 प्रमुख पिलर्स पर बात करेंगे। सबसे पहले ऐतिहासिक शिक्षा आयोग, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का फ्रेमवर्क, उसके बाद वयस्क शिक्षा के उद्देश्य, फिर उच्च शिक्षा को चलाने वाले शासी निकाय या गवर्निंग बॉडीज, और अंत में आपकी तैयारी को परखने के लिए कुछ प्रैक्टिस प्रश्न। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, ऐतिहासिक शिक्षा आयोग। आधुनिक शिक्षा प्रणाली को समझने से पहले हमें आजादी से पहले और बाद के रिफॉर्म्स की नींव को देखना होगा। अब जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। ये इतिहास के एक बड़े से पजल को सॉल्व करने जैसा है। 1835 में मैकाले के मिनट्स ऑन एजुकेशन से कहानी शुरू होती है, लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर था वो था 1854 का वुड्स डिस्पैच। इसे तो बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि इसी ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्थापित किया था। इसके बाद 1917 में सैडलर आयोग आया, जिसने स्कूली शिक्षा से यूनिवर्सिटी तक जाने के बदलावों पर काम किया। फिर 1929 की हडॉक समिति, जिसने कहा कि भाई सिर्फ स्कूलों की संख्या मत बढ़ाओ, बल्कि शिक्षा की क्वालिटी पर ध्यान दो। और आजादी से ठीक पहले 1944 में आई सार्जेंट योजना, जिसने सार्वभौमिक मुफ्त शिक्षा का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सपना देखा था। एग्जाम के नजरिए से इन आयोगों का ये क्रम और इनके मुख्य काम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब आजादी के बाद के भारत में आते हैं। स्वतंत्र भारत का सबसे पहला कदम क्या था? खैर, ये परिभाषा उसका सटीक जवाब है। 1947 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में जो आयोग बना, उसे आधिकारिक तौर पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है। इसने 1949 में अपनी रिपोर्ट दी थी। एक आजाद देश में यूनिवर्सिटी एजुकेशन को स्ट्रक्चर करने का ये बिल्कुल पहला और सबसे ऐतिहासिक प्रयास था। इतिहास के पन्नों से निकल कर आया ये कोट जरा सुनिए। भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। ये 1964 के कोठारी आयोग की लाइन है, और सच मानिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक पूरी विजन है। इसने कक्षाओं के अंदर पूरी तरह से बदलाव और सबको साथ लेकर चलने यानी इंक्लूजन पर बहुत जोर दिया था। इतिहास से सीधा टाइम ट्रैवल करके आज के दौर में आते हैं और बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का फ्रेमवर्क। इस नई नीति में जो स्ट्रक्चरल बदलाव किए गए हैं ना, वो वाकई में बहुत बड़े हैं। पहला सबसे अहम टारगेट है 2035 तक हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी GER को 50% तक पहुंचाना। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प पॉलिसी है जिसका नाम है लाइट बट टाइट रेगुलेशन। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि नियमों के जाल और फालतू की लाल फीताशाही से मुक्ति दी जाए, यानी लाइट, लेकिन पढ़ाई की क्वालिटी और ईमानदारी पर कोई समझौता नहीं होगा, यानी वहां नियम बिल्कुल टाइट रहेंगे। इसके अलावा मास्टर्स प्रोग्राम्स को अब काफी फ्लेक्सिबल बना दिया गया है। ये अब 1, 2 या सीधे 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स हो सकते हैं। और सबसे बड़ा बदलाव, UGC का नाम बदलकर अब भारतीय उच्च शिक्षा आयोग यानी HECI किया जाएगा। चलिए, अब अपने तीसरे टॉपिक पर चलते हैं। इस नई नीति के तहत सिर्फ बच्चों की ही नहीं, बल्कि वयस्कों की शिक्षा पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है, और इसका फ्रेमवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी सीधे NCERT यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को दी गई। NCERT ने जो फ्रेमवर्क बनाया है वो इन 5 स्टेप्स की एक सीढ़ी की तरह है।
इमेजिन कीजिए एक वयस्क इंसान पहली बार कुछ सीखने आ रहा है। पहला स्टेप होगा बुनियादी साक्षरता, यानी अक्षर ज्ञान। जब वो पढ़ना लिखना सीख जाए तो दूसरा स्टेप है बेसिक मैथ्स या संख्यात्मक ज्ञान, जो रोजमर्रा के हिसाब किताब में काम आए। तीसरा स्टेप बहुत ही प्रैक्टिकल है, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, जैसे वित्तीय समझ या स्वास्थ्य की जानकारी। चौथे स्टेप में उन्हें कोई व्यावसायिक हुनर सिखाया जाता है ताकि वो रोजगार पा सकें। और आखिर में पांचवा स्टेप उन्हें आगे की शिक्षा जारी रखने का मौका देता है। ये एक पूरा जीवन चक्र है जो उन्हें सशक्त बनाता है। अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर। भारत में उच्च शिक्षा को चलाने वाली संस्थाओं का जाल काफी घना है और अक्सर एग्जाम्स में ये बहुत कंफ्यूज करता है। आइए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। इस टेबल को तो बिल्कुल अपने दिमाग में सेव कर लीजिए। परीक्षाओं में अक्सर वैधानिक यानी स्टैच्यूटोरी और गैर वैधानिक यानी नॉन स्टैच्यूटोरी बॉडीज के बीच का अंतर पूछा जाता है। वैधानिक बॉडीज वो हैं जो संसद के अधिनियम से बनती है, जैसे यूजीसी, एआईसीटीई या एनएमसी। इसके पीछे एक सीधा सा लॉजिक है। जो संस्थाएं फंड बांटती हैं या डिग्री देने के नियम तय करती हैं, उन्हें कानूनी ताकत की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ जो संस्थाएं सिर्फ सलाह देती हैं या रिसर्च करती हैं, जैसे नीति आयोग, नैक यानी एनएसी या एनसीईआरटी, वे बिना संसदीय कानून के यानी गैर वैधानिक रूप से काम कर सकती हैं। ये लॉजिक याद रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। इसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम टू बी यूनिवर्सिटी के बीच का फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीधे संसद के एक एक्ट से बनती है, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए संसद के एक्ट की जरूरत नहीं होती। इसके लिए यूजीसी के सलाह पर केंद्र सरकार सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकालती है और यहाँ पर एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। ये नोटिफिकेशन यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 3 या सेक्शन 3 के तहत जारी होता है। इस सेक्शन 3 को बिल्कुल मत भूलिएगा, यही सही और गलत जवाब के बीच का फर्क है। बहुत बढ़िया, हमने थ्योरी तो समझ ली। अब समय है एक क्विक एक्टिव रिकॉल का। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जरिए अपने ज्ञान को परखते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। आजादी से पहले के किस आयोग ने शिक्षा की 10+2+3 10+2+3 प्रणाली की नींव रखी थी? थोड़ा सा पीछे जाइए और उस टाइमलाइन को याद कीजिए जो हमने अभी पढ़ी थी। और इसका सही जवाब है 1854 का वुड्स डिस्पैच। इसी ने 10 साल का स्कूल, 2 साल का जूनियर कॉलेज और 3 साल के ग्रेजुएशन का स्ट्रक्चर सुझाया था। और हाँ, इसी ने कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाने की सिफारिश भी की थी। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस वैधानिक संस्था को निर्देश दिया था कि वह 6 मॉड्यूल वाला एक अनिवार्य पर्यावरण अध्ययन कोर्स शुरू करे? उन गवर्निंग बॉडीज को याद कीजिए जिनके बारे में हमने अभी बात की थी। सही जवाब है यूजीसी। सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर सभी फर्स्ट ईयर के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए इस कोर्स को अनिवार्य करने का निर्देश दिया था, क्योंकि पर्यावरण की घटती क्वालिटी को देखकर यह तय किया गया कि आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण की जानकारी ऑप्शनल नहीं बल्कि कंपलसरी होनी चाहिए। तीसरा और आखिरी सवाल। प्री स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हासिल करने के लिए एनईपी 2020 ने कौन सा लक्ष्य वर्ष तय किया है? यहाँ शब्दों पर जरा गौर कीजिएगा। सवाल स्कूली स्तर के बारे में है, हायर एजुकेशन के बारे में नहीं। बिल्कुल सही, इसका जवाब है 2030। देखिए, हायर एजुकेशन का टारगेट 50% है और उसका साल है 2035, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल लेवल का टारगेट 100% है और उसे 2030 तक ही पूरा करना है। एग्जाम्स में ये 2 अलग अलग साल अक्सर कंफ्यूजन पैदा करते हैं, इसलिए इसे एकदम क्लियर रखिए। खैर, इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर यहाँ पूरा होता है, लेकिन जाने से पहले एक विचार जरूर कीजिएगा। 1854 के वुड्स डिस्पैच से लेकर आज की इस आधुनिक और महत्वाकांक्षी एनईपी 2020 तक जो इतने बड़े बदलाव हुए हैं, वे आखिर इशारा किस तरफ कर रहे हैं? ये स्ट्रक्चरल बदलाव आगे चलकर हमारे छात्रों की ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन करने की ताकत को कैसे बदलने वाले हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, पढ़ाई करते रहिए और अपनी इस एकेडमिक जर्नी को ऐसे ही पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाते रहिए। एनआईपीए का एग्जाम्पल लेते हैं। एनसीटीई का काम है टीचर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स तय करना, लेकिन एनआईपीए का क्या? देखिए, इसका जवाब इसके नाम में ही छुपा है। जैसे ही आप प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड देखते हैं, आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि बात एनआईपीए की हो रही है ना? एकदम सिंपल। स्वयं,
ये एक ऐसा फुल फॉर्म है जो अनगिनत बार पूछा जा चुका है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अब यहाँ ट्रैप क्या है? एग्जामिनर ऑप्शंस में यंग की जगह यूथ लिखकर आपको फंसाने की कोशिश करेगा। आपको इस जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। और हाँ, ये भी याद रखना कि ये पूरा सिस्टम 3 प्रिंसिपल्स, 4 क्वाड्रेंट्स और 10 कोऑर्डिनेटर्स पर काम करता है। अब फटाफट कुछ एकदम हाई यील्ड फैक्ट्स चेक करते हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। 2001 का सर्व शिक्षा अभियान जो 6 से 14 साल के बच्चों पर फोकस्ड था। और क्या आपको पता था कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी GER लिटरली 100% से भी ऊपर जा सकता है? जी हाँ, सिस्टम में जो रिपीटर्स होते हैं ना, उनकी वजह से ऐसा लीगली पॉसिबल है। इसके अलावा रीजनल इंस्टीट्यूट्स के एग्जाम NCERT करवाता है और ओपन यूनिवर्सिटीज बनाने का जो बड़ा रिकमेंडेशन था वो 1986 की पॉलिसी से ही आया था। और अब फाइनली भाग 5, एग्जाम के दिन की एकदम सॉलिड स्ट्रेटजी। तो हमने इतने सारे फैक्ट्स तो देख लिए, लेकिन एग्जाम वाले दिन इनको यूज कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले तो 1857 जैसे जो एकदम क्लियर ईयर्स होते हैं ना, उन्हें एंकर की तरह यूज करें। मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में एलिमिनेशन मेथड लगाएं। मतलब अगर आप टाइमलाइन के लॉजिक से 1 या 2 ऑप्शंस को भी हटा देते हैं तो सही जवाब आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। और हाँ, स्कॉलर्स के नाम याद रखने के लिए वो जो हमने साउंड वाली मेमोरी ट्रिक्स डिस्कस की थी ना, वो एग्जाम हॉल में आपके बहुत काम आने वाली हैं। और आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर को हम स्क्रीन पर दिए गए इस सवाल के साथ खत्म करेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी तो सदियों पहले तबाह हो गई थी, लेकिन हाल ही में उसे दोबारा खड़ा करने की, उसे पुनर्जीवित करने की पहल मुख्य रूप से किस आधुनिक देश ने की थी? यह आपके लिए छोटा सा होमवर्क है। खुद जाइए, इसे सर्च कीजिए और अपनी स्टडी हैबिट्स को और भी सॉलिड बनाइए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बिना किसी देरी के इस बेहद महत्वपूर्ण एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली यानी हायर एजुकेशन सिस्टम के उस ऐतिहासिक सफर का गहराई से विश्लेषण करेंगे जो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों से शुरू होकर एक स्वतंत्र और सशक्त राष्ट्रीय पहचान तक पहुंचता है। UGC नेट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये केवल इतिहास का पन्ना नहीं है, बल्कि हमारे पूरे एजुकेशनल फ्रेमवर्क की नींव है, जिससे अक्सर सीधे सवाल पूछे जाते हैं। इस पूरे 150 साल के इतिहास को डिकोड करने के लिए हम एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम ब्रिटिश कॉलोनियल रूट्स को समझेंगे, फिर उसके खिलाफ उठे राष्ट्रवादी प्रतिरोध यानी नेशनलिस्ट पुशबैक को देखेंगे। इसके बाद हम आजाद भारत में शिक्षा की नई सुबह और अंत में सबसे महत्वपूर्ण कोठारी मास्टर प्लान। तो चलिए पहले कालखंड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे 19वीं सदी में अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा की शुरुआती और सच कहें तो काफी विवादास्पद नींव रखी। ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार तरीके से उन ब्रिटिश नीतियों की झड़ी को दिखाती है जिन्होंने भारत में पश्चिमी शिक्षा को स्थापित किया। 1813 के चार्टर एक्ट से लेकर 1823 की एल्फिंस्टन रिपोर्ट, 1835 का मैकाले मिनट और फिर 1854 का वुड्स डिस्पैच। एग्जाम में अक्सर क्रोनोलॉजी के सवाल यहीं से बनते हैं। हर एक कदम एक बहुत ही सोची समझी प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा था। यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि शुरुआती औपनिवेशिक शिक्षा का मकसद आम जनता का विकास करना बिल्कुल नहीं था। ये थॉमस मैकाले की एक बहुत ही कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी, जिसे डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थियरी या अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब था, सिर्फ एक चुनिंदा उच्च वर्ग को पढ़ाओ ताकि ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा के लिए वफादार क्लर्कों की एक पूरी फौज खड़ी की जा सके। है ना कितनी चालाकी की बात? अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात देखिए। अपने कॉलोनियल बैकग्राउंड के बावजूद 1854 के वुड्स डिस्पैच ने भारत में फॉर्मल यूनिवर्सिटीज की शुरुआत की। इसी वजह से इससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी के तहत 1857 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसने महिला शिक्षा की भी खुलकर वकालत की थी। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। भारतीय लीडर्स को यह समझ में आने लगा था कि हमें एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है जो हमारे अपने देश के काम आए, न कि सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत के। यहीं से हमारा दूसरा चरण शुरू होता है, राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया। यहां आप उस प्रतिरोध को एक आकार लेते हुए देख सकते हैं। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के नेताओं ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की। इसके तहत जादवपुर यूनिवर्सिटी बनी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विजनरी लीडर्स ने शांति निकेतन जैसे स्वदेशी संस्थान खड़े किए ताकि ब्रिटिश कल्चरल डोमिनेंस का कड़ा मुकाबला किया जा सके। इसी कड़ी में एक और बड़ा नाम आता है 1937 की वर्धा योजना का। महात्मा गांधी ने सिर्फ रटने वाली शिक्षा यानी रोड लर्निंग का कड़ा विरोध किया।
इसके बजाय उन्होंने बेसिक एजुकेशन या बुनियादी तालीम का विजन सामने रखा। उनका फोकस इस बात पर था कि शिक्षा बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए हो और सबसे जरूरी बात, पढ़ाई मातृभाषा में ही होनी चाहिए। अब इतिहास की एक बड़ी विडंबना देखिए। 1944 में अंग्रेजों ने सार्जेंट रिपोर्ट पेश की। ये एक ब्लूप्रिंट था जिसमें उन्होंने भारतीय शिक्षा को यूके के स्टैंडर्ड तक ले जाने के लिए 40 साल का एक लंबा चौड़ा प्लान बना डाला। वो भी इस बात से पूरी तरह बेखबर होकर कि सिर्फ 3 साल बाद ही उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया, आजादी। आजाद भारत के सामने अपनी शैक्षिक पहचान को वापस पाने और एक नया मजबूत ढांचा खड़ा करने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस स्लाइड में आप 1947 से पहले और बाद के लक्ष्यों के बीच दिन और रात का अंतर देख सकते हैं। जहां कॉलोनियल पीरियड का मकसद सिर्फ वफादार क्लर्क बनाना, अंग्रेजी थोपना और रट्टा मरवाना था, वहीं आजाद भारत का पूरा फोकस नेशनल डेवलपमेंट, इमोशनल इंटीग्रेशन और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर शिफ्ट हो गया। आजाद भारत ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और पुराने ढांचे को बदलने के लिए तुरंत इन अहम कमेटियों का गठन किया। 1948 में राधाकृष्णन आयोग, 1952 में मुदालियर आयोग और 1961 में इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी। आजादी के बाद का ये पहला बड़ा कदम बहुत ही खास था। 1948 के राधाकृष्णन आयोग को विश्व भी कहा जाता है। PYQ में अक्सर पूछा जाता है कि UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना की सिफारिश किसने की थी। वो इसी आयोग ने की थी। इन्होंने रूरल यूनिवर्सिटीज पर जोर दिया और सिर्फ डिग्री बांटने की बजाय लीडरशिप और वैल्यू एजुकेशन को सबसे ऊपर रखा। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, आजाद भारत ने आखिर अपनी पूरी एजुकेशन सिस्टम के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया? चलिए इसका जवाब तलाशते हैं और इसके लिए हमें चलना होगा आधुनिक भारतीय शिक्षा के सबसे बड़े गेम चेंजर की तरफ, 1964 से 1966 का ऐतिहासिक कोठारी आयोग। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। ये भारतीय शिक्षा के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन और व्यापक इवैल्यूएशन था। पुरानी टुकड़ों में बंटी रिपोर्टों के उलट कोठारी कमीशन ने प्राइमरी स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक हर एक चीज का एनालिसिस किया ताकि एक यूनिफाइड नेशनल विजन बनाया जा सके। इस आयोग की सबसे हैरान करने वाली और दूरगामी सिफारिश क्या थी? वो था ये नंबर 6%। उन्होंने साफ कहा कि नेशनल GDP का पूरे 6% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इस बहुत ही फेमस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को भी फॉर्मुलाइज किया, 10+2+3। यही फॉर्मूला आगे चलकर हमारी स्कूली शिक्षा और ग्रेजुएशन का एक नेशनल स्टैंडर्ड बन गया। इस कमीशन ने 4 मुख्य पिलर्स पर फोकस किया: प्रोडक्टिविटी, नेशनल इंटीग्रेशन, मॉडर्नाइजेशन और सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट। इसके जरिए उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हमारी शिक्षा प्रणाली न सिर्फ देश की इकोनॉमी को बढ़ाए बल्कि राष्ट्र की आत्मा और उसके नैतिक मूल्यों को भी मजबूत करे। और इस मास्टर प्लान को बनाने के लिए उन्होंने सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर राय ली। फ्रांस, अमेरिका, रूस, जापान और इंग्लैंड के एक्सपर्ट्स से कंसल्ट किया गया। इसे आप एक सिंपल एक्रोनिम FARJE FARJE से आसानी से याद रख सकते हैं। इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है एजुकेशन में बराबरी लाने की उनकी जिद। उन्होंने कॉमन स्कूल्स और नेबरहुड स्कूल्स का कॉन्सेप्ट दिया। इसका सीधा मतलब था कि प्राइमरी छात्रों के लिए उनके घर के 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना, ताकि किसी भी क्लास या बैकग्राउंड का बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। 1966 का कोठारी ब्लूप्रिंट इतना ज्यादा इफेक्टिव था कि इसी ने सीधे तौर पर 1968 में भारत की सबसे पहली कॉम्प्रिहेंसिव राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NPE को जन्म दिया। तो संघर्ष और सुधार के इस लंबे सफर को देखने के बाद मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ता हूं, क्या हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम सच में आजादी के उन शुरुआती विजनरी लीडर्स के होलिस्टिक और समानता वाले विजन को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करता है? इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि हमें विरासत में क्या मिला है और आने वाले समय में हमें शिक्षा को किस मुकाम तक लेकर जाना है। धन्यवाद।